अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8th हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। सुनो, 15 अगस्त 1947 में इंडिया ने ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस पाया, मगर इंडिपेंडेंस होने के बाद ही इंडिया के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस थे। बहुत से चैलेंजेस इंडिया के सामने आया, तो इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। सुनो, क्या क्या चैलेंजेस थे, किन किन चैलेंजेस को इंडिया ने फेस किया। जब पार्टीशन हुआ तो दो नेशंस बन गए, इंडिया और पाकिस्तान, मगर पार्टीशन से बहुत वायलेंस हुई, मास किलिंग्स हुई। ऑलमोस्ट 8 मिलियन रिफ्यूजीज की एंट्री इंडिया में हुई, क्योंकि पार्टीशन की वजह से कुछ मुस्लिम्स इंडिया में ही रह गए, यानी कुछ लोग एक साइड में चले गए, कुछ तो दूसरे साइड में चले गए। इस तरह से इंडिया में रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। हुआ ये था कि इन लोगों को, यानी इन रिफ्यूजीज को जॉब्स देना, इनको रहने के लिए घर चाहिए। आज़ादी के टाइम पे इस चैलेंज को फेस करना इंडिया के लिए मुश्किल ही था, क्योंकि इतने रिसोर्सेज, इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के पास इस समय भी था नहीं कि वो इन रिफ्यूजीज को प्रोवाइड करें, इनकी नीड्स को फुलफिल कर पाते थे। 1947 में इंडिया आज़ाद तो हो गया, मगर इसी टाइम पे डेवलपमेंट लाना, प्रोग्रेस करना तो इम्पॉसिबल था, हत्ता कि आगे चलकर इंडिया डेवलप तो हो गया। इसीलिए आज़ादी के टाइम पे रिफ्यूजीज एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने था। ये एक चैलेंज था। एक और चैलेंज इंडिया के सामने वो था प्रिंसली स्टेट्स की। लगभग 500 प्रिंसली स्टेट्स थे, बल्कि इससे ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स, ऑलमोस्ट 565। इनका नंबर बहुत ही ज़्यादा था इस समय पे, मगर आपके टेक्स्ट बुक में ऑलमोस्ट 500 ही दिया, बल्कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। इन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर महाराजा या नवाब रूल कर रहे थे, मगर आज़ादी के बाद इन प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दे दिया। इन 3 ऑप्शंस में से इनको एक ऑप्शन को चूज तो करना ही पड़ेगा। वो 3 ऑप्शंस थे, या इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ ज्वाइन करना, या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना, या अगर चाहे तो वो इंडिपेंडेंट भी रहेंगे। मगर ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया के साथ ही ज्वाइन किया। रिफ्यूजीज और प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को जल्दी ही एड्रेस करना, इन दो प्रॉब्लम्स को जल्दी ही दूर करना। तो इसके लिए न्यू नेशन इंडिया को लॉन्गर टर्म के लिए एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को सेटअप करना, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम लाना जो कि अच्छे से होल पॉपुलेशन को ध्यान रखेंगे, यानी ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिएट करना जिससे सभी लोग खुश हो जाएंगे। क्लियर यहाँ से यहाँ तक। देखिए फिगर 1 में क्या दिया। इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद अभी 6 महीने भी नहीं हुए तो नेशन फिर से गम में डूब गए। नेशन का मतलब यहाँ पे इंडिया। हुआ ये था कि 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी को मारा, क्योंकि इन्होंने गांधी जी की कन्विक्शन को डिसएग्री किया। बोला कि गांधी जी हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे, वो इनको एक दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। ये चीज़ नाथूराम गॉडसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कहने का मतलब कि हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने का जो आइडिया गांधी जी के अंदर था, वो आइडिया नाथूराम गॉडसे को पसंद भी नहीं आया। इसीलिए नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को किल किया। इस समय पे जवाहरलाल नेहरू ने ओवर ऑल इंडिया रेडियो पे ये स्टेटमेंट दिया, ओ फ्रेंड्स और कॉमरेड्स, गांधी जी तो इस दुनिया से चला गया, वो तो इस दुनिया से निकल गया और हर जगह पे अंधेरी हो गई। देखिए यहाँ पे लाइट का मतलब गांधी जी, गांधी जी तो इस दुनिया से चला गया, वो अब नहीं रह गया। देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, यानी कि हर जगह पे अंधेरी हो गई। आवर बिलाउड लीडर द फादर ऑफ नेशन इज नो मोर। आवर बिलाउड लीडर का मतलब यहाँ पे गांधी जी ही था, अब वो इस दुनिया में नहीं रह गया। देखिए यहाँ से 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लगभग 345 मिलियन, मगर वो तो डिवाइडेड थे। वहाँ पे डिविजन्स थे, हाई कास्ट्स और लो कास्ट्स के बीच में रिलीजियस के आधार पर सोसाइटी डिवाइड थी। इस वास्ट लैंड पे सिटीजन अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, हत्ता कि इनका फूड भी अलग अलग और इनके काम करने का तरीका भी अलग अलग, इनके जॉब्स भी अलग अलग। कहने का मतलब डाइवर्सिटी। आज भी इंडिया तो एक डाइवर्स कंट्री। एक चैलेंज इंडिया में इस समय पे ये भी था कि इन डाइवर्स लोगों को एक साथ मिलाना, किस तरह से इनको एक साथ मिलाना, कैसे इनको एक नेशन के अंदर मिलाना, ये भी एक चैलेंज ही था। देखिए ऐसे इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया को दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत, एक यूनाइटी, दूसरी डेवलपमेंट। तभी तो देश आगे चलेंगे, तभी तो देश आगे तरक्की करेंगे।
इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज़्यादातर इंडियंस की मेजॉरिटी विलेजेस में रहा करते थे, विलेज से बिलोंग कर रहे थे। फार्मर्स और पेजेंट्स मॉनसून पे डिपेंड थे, इसी से वो सरवाइव कर रहे थे। मॉनसून का मतलब बारिश बरसना, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम इस समय भी था नहीं। क्रॉप्स को उगाने के लिए पानी चाहिए, तभी तो क्रॉप्स उग जाते हैं, इसीलिए वो मॉनसून पे ही डिपेंड थे। लेकिन अगर कभी फैमाइन की वजह से या किसी डिजास्टर की वजह से क्रॉप्स फेल हो जाते थे, तो इससे सिर्फ फार्मर्स और पेजेंट्स को नुकसान नहीं, सिर्फ इनके लिए प्रॉब्लम नहीं, बल्कि नॉन फार्म सेक्टर्स को भी नुकसान, इनके लिए भी प्रॉब्लम था। नॉन सेक्टर्स फार्म सेक्टर्स में बार्बर्स आते, कारपेंटर्स आते, वीवर्स आते या बाकी ग्रुप्स। सुनो, नॉन फार्म सेक्टर्स को किस तरह से प्रॉब्लम हुई। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर को बाल काटना, तो बाल काटने में बार्बर को पैसा देना, मगर जब फसल ही खराब हो जाता था तो फार्मर के पास बाल काटने के लिए पैसा तो था नहीं। तो इस सिचुएशन में इन दोनों के लिए प्रॉब्लम, चाहे नॉन फार्म सेक्टर या फार्म सेक्टर्स। सिटीज़ के क्राउडेड स्लम्स में जो फैक्ट्री वर्कर्स रहा करते थे, इनकी एजुकेशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटी बहुत कम थी, ना के बराबर। लेकिन अब नया नेशन तो बन गया, अंग्रेज़ों का रोल तो ख़त्म हो गया। अब इन गरीब लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना, पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स ने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, इसमें इजाफा लाया, इंडस्ट्रीज लगाया जहाँ पे लोगों को जॉब्स मिल पाया। फिर इंडिया ने यूनाइटी और डेवलपमेंट लाना शुरू किया, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते थे। इंडिया के जो बड़े बड़े लीडर्स 1947 के टाइम पे एक्टिव थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बोला कि अगर इंडिया के डिफरेंट सेक्शंस के बीच में डिविजन्स की हील ना हो जाएंगे, अगर इन डिविजन्स को इक्वली से ट्रीट ना हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया में फिर से वायलेंट और क्लैशेस होने लगे, क्लैशेस और ज़्यादा बढ़ने लगे, हाई कास्ट्स और लो कास्ट्स के बीच में। कहीं ना कहीं हिंदू को मुस्लिम्स के साथ क्लैशेस होने लगे। इस समय पे अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फ्रूट्स पॉपुलेशन की ब्रॉड मासेस तक नहीं पहुंच जाती, तो फिर इंडिया में और फ्रेश डिविजन्स क्रिएट हो जाएंगे, रिच और पोअर के बीच में, सिटीज़ और कंट्री साइड के बीच में। इंडिया के कुछ रीजन ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाएंगे, कुछ तो प्रॉस्परस नहीं हो जाएंगे। इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हुआ।